और बजट 2021-22 क्या बजट है। मार्केट्स ने इसको ज़बरदस्त थम्स अप दिया है और जिनसे भी हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये नेवर लाइक बिफोर बजट, ट्रांसफॉर्मेटिव, लैंडमार्क बजट। जिस टीम ने इस बजट को तैयार किया है हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और उस टीम में अब शामिल हो रहे हैं मेरे साथ प्रोफेसर सुब्रमण्यन, जो कि हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है कंट्री के, एंड फाइनेंस सेक्रेटरी सर अजय भूषण पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है जी बिजनेस पर। बहुत बहुत बधाई सर। बजट ने जो रिस्पांस मिला है आपको, आई एम श्योर, क्या आपको उम्मीद थी इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा या उससे बेहतर है, अनुमान से बेहतर रिस्पांस मिला? नहीं, देखिए, जिस परिस्थिति में हम लोग ने अभी जो बजट लाए, काफ़ी कठिन परिस्थिति से हम गुजर रहे थे। बिल्कुल। अगर देखें तो पिछले 10-11 महीने से जिस तरीके से कोरोना और उसके वेव्स आए और लॉकडाउन हुआ, और पहले तो हमारी प्रायोरिटी थी कि कैसे हम लोगों को सुरक्षित रखें, कैसे हम कोरोना की महामारी से अपने को लड़ें। अब ये सब करते हुए और उसी के साथ कैसे जो लोग हैं उनको हम मदद करें, हर सेक्टर को, मतलब कि गांव में जो रहने वाले हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन सब सेक्टर को कैसे मदद किया जाए, इसके लिए आत्मनिर्भर पैकेज आए, जो कि इटसेल्फ एक तरह से देखा जाए तो ये कई मिनी बजट के तरह है। बिल्कुल, हमने तो मिनी बजट ही कहा था। हाँ। अब उसके बाद अब जब इस बजट के टाइम पे जब हमने देखा कि अब एक ऐसा है कि जब इकोनॉमी में काफ़ी ग्रीन शूट्स हमें दिखने लगे थे पिछले 3-4 महीने से, अब इस प्रक्रिया को कैसे हम आगे बढ़ाएं जी, और इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए जिसका कि काफ़ी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो। जो खास करके हमने देखा कि इस तरह के कठिन परिस्थिति में जहाँ रिसोर्स काफ़ी लिमिटेड होते हैं, क्योंकि आपका रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू वगैरह सब तो थोड़ा सा लिमिटेड है, वो तो आपको दिख रहा है उतना ही है। हाँ। लिमिटेड है। तो इस परिस्थिति में क्या हम अपना खर्च भी हम कम कर दें खर्च भी कम कर दें, और तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे। तो अगर हमें खर्च करना है तो खर्च भी एक ऐसे जगह करना चाहिए कि जहाँ की हमारी क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर अच्छी हो। इसके लिए एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इन सब एरियाज़ में हमने खर्च करने की कोशिश की है। तो इस परिस्थिति में ये हम बजट लाए हैं। अच्छा है कि कम से कम उसका एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। बिल्कुल, और आई थिंक आपको इसकी पूरी क्रेडिट मिलती है। प्रोफेसर, हमारी बात हुई थी कुछ ही दिन पहले और आपने कहीं ना कहीं शायद ये हिंट दिया था कि आप देखिए बजट में कुछ बातें हैं ग्रोथ ओरिएंटेड, प्रो ग्रोथ, कंप्लीटली फुल थ्रॉटल हम आगे बढ़ रहे हैं कि भाई ठीक है, फिस्कल डेफिसिट देखेंगे, फिलहाल हमें ग्रोथ की ज़रूरत है और वो हम पूरा करेंगे। तो आई थिंक आपने जो अग्रेसिव स्टांस लिया एज अ कंट्री, कॉन्फिडेंस स्टांस, आगे से आके खेले। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, आई थिंक कहीं ना कहीं हम चुनौतियों में बहुत बेहतर प्रदर्शन देते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो बजट हो, ये तो दिख गया। तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? जिस तरीके का रिस्पॉन्स आपको मिला है, ये आप समझ रहे थे आएगा? रिस्पॉन्स का तो पता नहीं था, लेकिन कोशिश ज़रूर काफ़ी अच्छी हुई है। और अब जब मैं देखता हूँ कि वित्त मंत्री साहिबा ने जो बजट पेश किया है, मेरे अनुसार अभी एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा बजट है, क्योंकि ये अब इस दशक का पहला बजट था। तो और महामारी के दौर में आया था। जैसे हमने क्रिकेट की एनालॉजी यूज़ करी थी, आत्मनिर्भर भारत 1 से 3 जो है पुजारा जैसे एक्चुअली खेले, ताकि सब मतलब जो आवश्यक चीज़ें हैं वो सब बचाई जाएँ। एक्चुअली विकेट, पुजारा जैसे विकेट बचा के खेलते हैं वैसे। तो अब पंत की बारी थी और मेरे अनुसार वित्त मंत्री साहिबा ने एक्चुअली वो एक बहुत अच्छा एक बजट, अच्छा एग्रेसिव ग्रोथ ओरिएंटेड बजट दिया है, न कि इस साल के लिए लेकिन आगे सालों के लिए भी। और इसमें मैं 3-4 बिंदु हैं जिसमें रोशनी डालना चाहता हूँ। एक, आप पहला देखें तो जो हेल्थ केयर स्पेंडिंग है करीब 140% की वृद्धि हुई है। तो ये एक सिग्नेचर मोमेंट है मेरे अनुसार एक्चुअली, जो भारत के हेल्थ केयर के जो हिस्ट्री है उसमें, इतिहास में। और उसमें से 35,000 करोड़ जो है वैक्सीन के लिए दिया गया है, जिससे काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि जो कॉन्टेक्ट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उसमें डिमांड आने की आशा है। दूसरा, आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो करीब 32% बढ़ाया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का, अजय साहब भी कह रहे थे कि क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हम सारे जो अर्थशास्त्री हैं बतलाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में बहुत लाभ होता है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी आता है।
और यदि आप इस साल एक साल में यदि आप उसी साल में मान लीजिए 1 रुपया आप खर्च करते हैं तो उससे करीब करीब 2.5 रुपया तो आपको उसी साल में आ जाता है। और पूरे जो इसमें सारा बेनिफिट लेके देखें तो करीब 4.5 रुपया आता है उसका। तो ये जो 32% की वृद्धि हुई है, करीब करीब 2.5% GDP के अनुपात में एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है इस साल, तो जिससे करीब करीब 6% वृद्धि विकास दर में वहीं से आएगी आपकी। और तीसरा आप देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर इस साल ही नहीं एक्चुअली कोरोना में आते हुए भी फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी हमारे पास जो चुनौतियां काफ़ी थीं, और उन चुनौतियों को एक्चुअली अभी काफ़ी अच्छे से निपटने की कोशिश की गई है। 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन, एक बैड बैंक का जो प्राइवेट में, ताकि उसमें अच्छा एफिशिएंसी आए, इंश्योरेंस का एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस की FDI में भी एक्चुअली काफ़ी जो वृद्धि है, क्योंकि इंश्योरेंस एक अंडर पेनिट्रेटेड एरिया है भारत में। और इसके अलावा जो टैक्स में इतने सारे जो चेंजेस लाए, मतलब स्ट्रीमलाइनिंग, जो फेसलेस असेसमेंट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और ये सब में बहुत मेरे अनुसार एक्चुअली इसकी जो मोमेंटम आएगी, ये मोमेंटम एक्चुअली इस साल तो आएगी ही आएगी, लेकिन आगे भी इससे करीब 8-8.5% वृद्धि दर, एक्चुअली विकास दर हम ज़रूर पा सकते हैं, मेरा मानना है। ओके, तो ये आपने बोलते हैं ना फाउंडेशन स्टोन्स क्रिएट कर दिए हैं, और अब इससे हम आगे ग्रोथ की तरफ ही जो बढ़ने की बात करें, कहीं ना कहीं कंसर्न सर था कि फिस्कल डेफिसिट की जो हमेशा समस्या ऑफ कोर्स रहती है, और कभी इन्फ्लेशन का डर हो जाता है, ग्रोथ की तो हम बात कर रहे हैं बट फिर महंगाई को, यहाँ पर जो बैलेंसिंग की गई वो बहुत ही शानदार है। आई मीन जिस तरह से आपने इसको बताया, और इस वक्त नीड ऑफ द आवर क्या करना चाहिए वो किया, इसके पीछे जो थॉट प्रोसेस थी सर वो समझाइए। देखिए, जो हमने इस बजट के टाइम पे कठिन परिस्थिति है, महामारी की परिस्थिति थी, और हमें एक सॉलिड इकोनॉमिक जो एक पैकेज हमें करना था, राइट करना था, जिसका कि परिणाम अगले कई सालों तक रहना चाहिए और हमें फ़ायदा मिलते रहना चाहिए। तो अब आप देखें कि हमने कहा कि इस बार रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, फिर भी हमने करीब करीब 9.5% का फिस्कल डिफिसिट लेकर करीब करीब 34 लाख करोड़ रुपया इस साल हम खर्च करने जा रहे हैं। उसमें भी देखें कि करीब करीब 5.5 लाख करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे होने वाला है। ये तो 5.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और इसके अलावा जैसा भी हमारे CA साहब ने जो कहा कि कई एरियाज़ में हम खर्च कर रहे हैं, और आप देखें कि एसेट मोनेटाइजेशन, मतलब कि लैंड मोनेटाइजेशन, एसेट मोनेटाइजेशन, रेलवेज़ का हो, रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हो, या कई एयरपोर्ट्स है, इन सब के जो एसेट मोनेटाइजेशन करके उसकी जो वैल्यू जो क्रिएट होगी, और उसी तरीके से जो डिसइन्वेस्टमेंट की भी जो प्रक्रिया है, जो हमने अभी इस साल का एस्टिमेट दिया 1,75,000 करोड़ का, ये सब अगर देखें तो आप देखें कि बड़े एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से ये हम लोगों ने जो बजट तैयार किया है। और इसमें जो फिस्कल डिफिसिट है, अगर लगता है कि ठीक है इस बार 9.5% का है, लेकिन आप देखें जो रोड मैप हमने बनाया है कि अगले साल ये 6.8 है, उसके भी अगले साल 2026 तक हम ये कोशिश ये करेंगे कि इसको एक कई सीमा तक ले आए हैं। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि ऐसा परिस्थिति एक हर साल नहीं आता है। ये कहा जाए तो मतलब कि कई दशकों में, मतलब कि अब देखा जाए तो पिछले सेंचुरी में एक स्पेनिश फ्लू के टाइम में इस तरह का एक प्रॉब्लम पूरे विश्व को झेलना पड़ा था। बिल्कुल, हम भी आज करीब करीब उसी स्थिति में हैं, और उस स्थिति में करने के लिए हमें एक इस तरह का एक अप्रोच की ज़रूरत थी हमें, कि इस परिस्थिति में एक क्वालिटी एक्सपेंडिचर, एंड पर्टिकुलरली इस परिस्थिति में देखा जाए तो अगर ये कहना है कि सब लोग प्राइवेट एक्सपेंडिचर आएगा, तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर आएगा, उसके लिए हम इन्वायरमेंट तैयार कर रहे हैं पहले पब्लिक। हाँ। लेकिन इस परिस्थिति में इस गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट स्पेंडर एंड ही शुड बी अ बिगेस्ट स्पेंडर। वो जो पैसा जो खर्च होना चाहिए वो अगर प्रोडक्टिव एसेट्स में हम लगाएं अगर, तो उसका जो फ़ायदा है। और अभी जो कहा गया कि हर पैसा अगर मान लीजिए 5.5 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं, और इसका 2.5 अगर हम कहेंगे कि उसी साल अगर 2.5 रुपये का उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होने वाला है, तो इमेजिन करें कि कितना पैसा पूरे सिस्टम में आएगा, और ये सब भी पैसा अल्टीमेटली जॉब्स क्रिएट होंगे, बस वही बात। लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, क्योंकि उससे कंजम्पशंस भी बढ़ेंगे। तो ये अल्टीमेटली हम देखें तो एक तो हमारा कैपिटल क्रिएट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, उससे जो फ़ायदे हैं वो मिलेंगे हमें।
प्लस इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण जो हमें जो उसी साल जो पैसे जो मिल जा रहे हैं उसका भी अगर फ़ायदा देखें तो ये देखें कि इसके बड़े दूरगामी हमें इसके फायदे बिल्कुल। आई थिंक ये लॉन्ग टर्म रख के सोचा समझा एक है जिसके रिजल्ट्स हमें दूरगामी परिणाम दिखेंगे। सर, जिस तरह से इंडिया को अब देख रहे हैं हम, बहुत कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल आगे है। चाइना +1 वाला जो फिलॉसफी चल रही है कि भाई इंडिया में आया जाए, अभी भी थोड़ी रिलक्टेंस आपको दिखती है लोगों में, इन्वेस्टर्स में। आपकी क्या रिसर्च कहती है, या अब दे आर रेडी कि नहीं, नाउ वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, वी विल इन्वेस्ट? मेरा अनुमान है कि आज के बजट को देखने के बाद और इसमें एक विशेष एक मुद्दा है जिसमें मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। यदि आप एस्टिमेट्स का, यदि जो रेवेन्यू एस्टिमेट्स हैं, आपके जीडीपी एस्टिमेट्स हैं, सब कंजर्वेटिवली किए गए हैं, अंडर प्रॉमिसिंग एंड ओवर डिलीवरिंग। क्योंकि जैसे इकोनॉमिक सर्वे का अनुमान था कि जीडीपी ग्रोथ 11% होगा, लेकिन बजट में करीब 10.5-10.5% ऐसा लगाया गया है। और जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है उसी से करीब 6% आ सकता है, और जो बाकी वी शेप रिकवरी है वो तो उसके ऊपर जोड़ेगा ही। तो इसके अलावा जैसे आप जो डिसइन्वेस्टमेंट की रेवेन्यू है उसमें जो बिग टिकट है, उसके अलावा जो पीएसबीज की डिसइन्वेस्टमेंट उसको एक्चुअली अभी जोड़ा नहीं गया है इसमें। तो काफ़ी सारा कंजर्वेटिवली, तो ये काफ़ी रियलिस्टिक है जिसमें, और मेरा अनुमान है इससे एक्चुअली बेहतर हो सकता है। हाँ, तो कंजर्वेटिव चल रहे हैं, हाँ, which is okay। तो जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो देख रही थी। एक तो उन्होंने देखा है कि किस तरह भारत ने निपटा है, हमने इसको बतलाया भी था कि कितने मैच्योर पॉलिसी, जो शॉर्ट टर्म पेन है उसको लेकर लॉन्ग टर्म गेन पे एम्फसाइज किया गया, और वही बजट ने अभी एक्चुअली लॉन्ग टर्म को और उसमें सोने पे सुहागा कर दिया, क्योंकि ये बजट एक्चुअली इस दशक के लिए बजट है, इस दशक का बजट है। सर, मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से मैं ये जानना चाहूँगी सर कि ये बजट तो आ गया है, अगर हम एक आम आदमी के लेंस से देखें उसको आप क्या कहेंगे? प्रो इंडस्ट्री तो है, एक आम आदमी के लिए कुछ है जो आप बताना चाहेंगे, हमारे दर्शक देख रहे हैं? नहीं, ये देखिए, अगर आप देखें तो ये कंप्लीट पैकेज, अगर हम ये कहें कि ये प्रो कंट्री है। अच्छा। अब देखिए, इसमें ये है कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब हम फिस्कल कंसोलिडेशन की बात करते हैं, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इसका फ़ायदा सबको होता है। अगर आप देखें जैसे एग्रीकल्चर का ही देखें, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमने जो रखा है, उसी तरीके से हेल्थ पे अगर देखें तो 147% जो हेल्थ का जो एक्सपेंडिंग इंक्रीज़ किया गया है, तो वो भी तो आम आदमी के लिए ही है। वैक्सीन का अगर खर्च देखें अगर, और जिस तरह से हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होने वाला है, उसी तरीके से एग्रीकल्चर पर अगर आप देखें बजट में, तो उसके जो एमएसपी पे जिस तरह के जो एलोकेशंस हमने किए हैं, और एक तो पिछले साल की तुलना अगर इस साल से करें और इस साल की तुलना अगर अगले साल के अगर एलोकेशन से करें अगर, तो इसमें कई काफ़ी वृद्धि दिखाई गई है। मैं थोड़ा हिंट चाह रही थी टैक्सेशन के पॉइंट से सर। वो लोग सोच रहे थे शायद हमारी सैलरी में कुछ हमें बेनिफिट मिल जाए, ऑनेस्ट टैक्स पेयर को कुछ तो देखिए जहाँ तक कि टैक्स पेयर का सवाल है, तो टैक्स पेयर के लिए अगर आप देखें तो सिस्टम में काफ़ी बदलाव किया गया है। देखिए, जब हम टैक्स पेयर की बात करते हैं तो सिर्फ टैक्स रेट से ही बात करना उतना ज़्यादा उचित नहीं है। ठीक है। दूसरा देखें कि 130 करोड़ के देश में जो इनकम टैक्स जो लोग भरते हैं वो करीब 1,70,00,000 लोग भरते हैं। बाकी 128 करोड़ जो लोग हैं उनकी भी तो चिंता हमें करनी चाहिए। तो ये अगर बजट अगर देखा जाए अगर, तो एक्चुअली ये 130 करोड़ लोगों के बारे में हम उनके बारे में सोच रहे हैं और उनके लिए बजट बनाया है, ठीक है। और इसलिए ऐसा एक्सपेक्ट करना है कि सिर्फ टैक्स रेट कम करके ही जो टैक्स पेयर का फ़ायदा हो सकता है, ऐसा सोचना हमेशा ये सही नहीं रहेगा। अच्छा। हमें ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि, अब जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि अगर वैक्सीन का डेवलपमेंट किया गया, अगर लोगों को वैक्सीन अगर मिलता है, और अगर हम ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि जिसमें कि हमने वैक्सीन के लिए भी काफ़ी पैसे रखे हुए हैं जी, तो इसका फ़ायदा तो अल्टीमेटली लोगों को ही मिलेगा। ठीक है, मतलब इन अदर वे आप प्रिवेंट कर रहे हैं वो। उसी तरीके से अगर फार्मर्स को, किसानों को अगर हम एमएसपी अगर हम जो देते हैं, अगर वो पैसा अगर उनके पास जाता है, तो वो भी तो मतलब कि एक आम आदमी को ही जा रहा है। ठीक है। उसी तरीके से जो हमारा कैपिटल जो एक्सपेंडिंग है या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग है, वो भी जा रहा है। जहाँ तक कि स्पेसिफिक टैक्स पेयर की बात कहें, तो अगर आप देखें कि इस पर्टिकुलर बजट में हमने जो एक जैसे जो प्रोसेस को कितना सिंप्लीफाई किया है कि पहले
किसी का भी इनकम टैक्स का केस 6 साल तक हम ओपन मतलब कि उसको खोला जा सकता था, उसके बारे में क्वेश्चन किया जा सकता था। जैसे आप देखें अभी हम 2021 में हैं, यदि अचानक किसी से पूछा जाए कि 2014-15 में आपने ये ट्रांजैक्शन किया, उसकी ये डिटेल लाई है, तो काफ़ी लोगों को इसके काफ़ी दिक्कत होती थी। तो अब उस व्यवस्था को बदल करके हमने ये कहा कि अगर किसी के बारे में अगर कुछ सवाल पूछना है तो 3 साल तक आप पूछ सकते हैं आप, तो जिससे कि कम से कम वो सब उनको पता रहेगा। और हमने ये भी कहा कि जहाँ तक कि सीरियस टैक्स इवेजन जहाँ पर ज़्यादा है, मान लीजिए वो भी सीरियस क्या, उसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं है। अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर टैक्स इवेजन मिलता है तो उसके लिए हम कहेंगे कि हाँ वो 10 साल तक का केस हम खोल सकते हैं, और वैसा होना भी चाहिए कि ये एक ईमानदार कर व्यवस्था में हम चाहते हैं कि सब लोग खुद ही कंप्लाइंट हों, ऑनेस्ट ईमानदार तरीके से अगर दें। अगर इससे अगर हट करके अगर कुछ कर रहा है, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, 50 लाख से ज़्यादा का अगर कर अगर किसी ने अगर उस छिपाया है या कर नहीं भरा है, उस केस में हम 10 साल तक जा सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ 3 साल तक। उसी तरीके से जो छोटे करदाता है उनके लिए एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम, जो अपना एक मीडिएशन का जो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई है। अभी क्या है कि अगर मान लीजिए कि हमने कुछ कर भरा और एक असेसमेंट ऑर्डर हमारे अगेंस्ट में आ गया तो हमें अपील फाइल करना पड़ता था। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा अगर टोटल अगर 10 लाख तक का अगर एडिशन हो अगर, तो उस केस में हम एक मीडिएशन कमेटी के पास जा सकते हैं, और मीडिएशन कमेटी जो है सो ये एक बाहर के एक्सपर्ट्स होंगे, बाकी लोग होंगे, उसमें डिपार्टमेंट के लोग नहीं रहेंगे, और वो बता देंगे, एक जैसे लोक अदालत जैसा होता है उस तरह की व्यवस्था मैंने किया है। जो रास्ता है लोगों के लिए सिंप्लीफिकेशन करके दिया है, आई थिंक वो लोगों को समझना चाहिए और उसको अहमियत देनी चाहिए। ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों ने समय निकाला। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन सर। थैंक यू।